हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभी सागर और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया सेशन। इस सेशन में रहने वाला है 12th क्लास की फिजिक्स। आज से हमारे इसी चैनल पे शुरुआत या आगाज होने वाला है 12th फिजिक्स का, एकदम जी तोड़ बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक। जो बच्चे 12th क्लास में हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं वो विद्यार्थी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दें। आइए देखते हैं हम अपने इस टॉपिक में क्या रहने वाला है। हमारे इस सेशन में रहने वाला है फिजिक्स 12th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट, और फिजिक्स फर्स्ट की हमारी यूनिट नंबर है फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट आपकी है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की में आपको कम से कम 4 चैप्टर पढ़ने होंगे, 4 चैप्टर होंगे। और हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो यूनिट फर्स्ट हमारी एग्जाम में 8 नंबर की चलती है, कितने की 8 नंबर की यानी आती है। उसमें हमारा पहला चैप्टर है इस वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश एंड वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखते हैं कि वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र होता क्या आखिर में। ध्यान दे बेटा, ये सबसे पहले हमारा हेडिंग हो जाएगा वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश से पहले हमको दिया रखा है स्थिर वैद्युत की, तो हम जानते हैं स्थिर वैद्युत की क्या होता है। स्थिर वैद्युत की क्या होता है, स्थिर वैद्युत की। तो स्थिर वैद्युत की बेटा क्या होता है, एक दो आप क्या पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो हमारी जो स्थिर वैद्युत की है तो क्या आएगी भौतिक विज्ञान की, क्या आएगी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का का अध्ययन करते हैं, जिन पर वैद्युत आवेश स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत की कहलाती है, स्थिर वैद्युत की कहलाती। तो क्या समझे, स्थिर वैद्युत की से क्या मिला कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर वैद्युत आवेश स्थिर रहता है, इन वैद्युत आवेश होता है, उसे हम क्या बोलते हैं स्थिर वैद्युत की कहलाती है। क्योंकि स्थिर वैद्युत की हमारे किसके अंदर आएगी, भौतिक विज्ञान के अंदर, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान के अंदर। और चलो आप लोग साथ साथ ये सारी डेफिनेशंस और जो आगे जो कराने वाले वो अपनी कॉपी नोटबुक लेके बैठ जाए, उस कॉपी नोटबुक में आप लोग नोट करते रहे। तो हम क्या समझ चुके हैं, स्थिर वैद्युत की समझ चुके हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, अगले हेडिंग में बेटा वो हमारी रहेगी वैद्युत आवेश। क्या रहेगी, वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। एकदम सरल और सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे बेटा क्या होता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश हम लिखेंगे वैद्युत आवेश, अभी मेरे साथ लिखिए, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव
उत्पन्न होते हैं, या जिनका अनुभव किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो हमारा वैद्युत आवेश बेटा क्या हुआ कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं या जिनका अनुभव किया जा सकता है। किया जा किसका अनुभव? वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव का। वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव का या तो वही उत्पन्न होंगे या जिसके कारण आपको पता चल जाएगा, फील होगा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश। इसमें बेटा एक वर्ड आया द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या होता है कि द्रव्य वह है ऐसे पदार्थ जिनमें कुछ ना कुछ भार यानी वजन या द्रव्यमान होता है, भार होता है तथा वह स्थान घेरते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं वो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये शायद आप लोग जानते हो। तो वैद्युत आवेश हो गया। मेरा आता है वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। सॉरी, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होता है धनावेश और ऋणावेश। क्या होता है? धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश कब आता है वो देख लीजिए। धनावेश तथा ऋणावेश। धनावेश तब आता है जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धनावेश कब आता है? जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और ऋणावेश कब आता है? जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अधिकता होती है। आइए इतना सा आप नोट कर लीजिए या इसकी जवाब ले लीजिए। एक बड़ा छोटा सा नोट पॉइंट लिखिए। नोट पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है? नोट पॉइंट है कि धनावेश कब आता है। देखेंगे यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। धन आवेशित हो जाती है। अगला नोट पॉइंट बात रहेगा 1 सेकंड। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो वह वस्तु
ऋण आवेशित हो जाती है। ऋण आवेशित हो जाती है। तो ये दो नोट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। पहला क्या रहेगा, यदि किसी वस्तु कोई धनावेशित होती है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। लेकिन इससे हमको एक बात पता चलती है कि यदि कोई वस्तु आवेशित होगी, यदि कोई वस्तु आवेशित होगी तो उसमें जो उत्तरदायित्व है वो उत्तरदायित्व किसका आता है? किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए, चाहे वो ऋणावेशित हो चाहे वो धनावेशित हो, तो उसका रीजन कौन रहता है या किसके उत्तरदायित्व जो होता है वो हमारा कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायित्व रहता है। भाई कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन। आप लोग ध्यान दें कि भाई हमारा बात करेंगे कि कोई वस्तु भाई आवेशित कब होगी, तो आवेशित होने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनों को भाई क्या होगा, उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा या इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा या इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा। तो आप लोग कहेंगे कि भाई किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को त्यागा या ग्रहण कैसे किया सकता है? तो किसी वस्तु को आवेशित करने की कई विधियां होती है। पहली विधि हमारी आती है किसी वस्तु को घर्षण कराओ, घर्षण कराओ। अगर कोई वस्तु को हम घर्षण कराएंगे तो भी वो वस्तु आवेशित हो जाती है। जैसे हम लोग इनको आपस में कैसे कराते हैं तो ये वस्तु भी आपस में क्या होती है? आवेशित हो जाती है। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल शायद छोटे छोटे होंगे तब आपने क्या होगा कि पेन से बालों में इस तरह से घिस के कागज के छोटे छोटे वस्तु जो टुकड़े थे उनको इस पे एकदम आकर्षित हो जाते थे। तो वो वस्तु तुम्हारी क्या होती है? एकदम जैसे हम इस बालों से कंघी को या किसी पेन को अपने बालों से रगड़ते हैं तो वो वस्तु तुम्हारी क्या होती है? पेन या कंघी वो आवेशित हो जाती है और इस वजह से वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ठीक है ना? आवेशित करने लगती है। उसी प्रकार से यदि हम किसी वस्तु को टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी वो क्या होती है? आवेशित हो जाती है। ये एक प्रकार होता है विद्युत चालन से। भैया किसी वस्तु में भाई धारा बह रही है तो भी वो वस्तु क्या होती है? आवेशित हो जाती है। और एक हमारा होता है चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है? चुंबकीय वैद्युत प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। उससे भी हमारी क्या होती है? जो वस्तु है वो आवेशित होती है। लेकिन आवेशित होने के लिए भाई उत्तरदायित्व तो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। यदि कोई वस्तु आवेशित तब होगी जब उस वस्तु से या तो एक दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या एक दो इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को घेराव कर लेगा तो वस्तु क्या होगी? आवेशित हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, यदि इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो वो वस्तु कैसे होती है? धनावेशित होती है। भाई पॉजिटिव चार्ज होती है, धनावेशित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या होता है? अगर वो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, क्या करती है? ग्रहण करती है तो वो वस्तु कैसी होती है? ऋण आवेशित हो जाती है। कैसी? ऋण आवेशित हो जाती है। दोनों वस्तु को ध्यान से देखना, ग्रहण करती है तो ऋण आवेशित होगी और त्याग करेगी तो धनावेशित। लेकिन यहां से ठीक ऊपर कॉन्सेप्ट भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है, भाई छोड़ती है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। तो इस कारण वो वस्तु कैसे होती है? धनावेशित चार्ज होती है। और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी उसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अधिक आ जाते हैं तो वो वस्तु कैसे हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है ना? आई होप आप लोग एकदम बात समझ गए हो, इतना नोट कर लीजिए। अब हमारा टॉपिक है बेटा कि विद्युत आवेश का, टॉपिक हमारा विद्युत आवेश का संरक्षण। क्या है? संरक्षण। इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत का आवेश का संरक्षण, ये हमारा विद्युत आवेश की गुणों में आता है। किसके? विद्युत आवेश की गुणों में। विद्युत आवेश का पहला गुण क्या है? विद्युत आवेश का संरक्षण। इस भाई ये छोटा सा नियम है। क्या है? ये एक छोटा सा प्यारा सा नियम है जिसको बोर्ड एग्जाम वाले एग्जामिनर कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। आपसे अगर पूछेंगे आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। तैयार कब रहेंगे? जब आप लोग पढ़ाई करेंगे और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। भाई देखते हैं इस टॉपिक को हम क्लियर कराते नहीं होता तो क्या होता है? विद्युत आवेश का संरक्षण। तुम लिखेंगे इस नियम के अनुसार,
इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, इस नियम के अनुसार वैद्युत आवेश को वैद्युत आवेश को वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता, है। इनको क्लोज कर लीजिए। भाई सिंपल सा एकदम नियम के हमारा सिंपल एकदम सरल है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इतनी आप लोग लिखना है। और अगर अपनी जानकारी के लिए लेना चाहते हो तो और थोड़ा देखें तो करके क्या, किसी विलगित निकाय का जो वैद्युत आवेश होता है वो कुल वैद्युत आवेश कैसा होता है, वो संरक्षित रहता है या नियत रहता है। तो हमें किसी विलगित चालक का जो वैद्युत आवेश होता है वो नियत या संरक्षित रहता है। भाई न तो नष्ट कर सकते और न ही उत्पन्न कर सकते। इससे कह सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई ये वस्तु है, हमारी बी वस्तु है, इसमें कोई 4 आवेश होगा, प्लस का 4 है, कूलम इस पे माइनस का 4 है। भाई इनका न तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हो न ही नष्ट कर सकते। भाई इसका जो आवेश है वो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसका आवेश इस पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं बस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा नियम हो जाएगा। ठीक है ना। अरे मास्टर काम करो, तू काम कर ले बेटा। ठीक है मास्टर कोई बच गए, हमें बता रहे मास्टर क्या बच गए। करेक्ट 5 ही बजे, चिल्ला मत। ठीक है अब मत, धीरे धीरे बोलिए, आवाज ना आया करती थी मुंह से। मास्टर काम कर रहा है। आवेश का क्वांटीकरण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जामिनरों ने पूछा भी है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर एक निश्चित न्यूनतम आवेश किस प्रकार में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर
मेरा अगला गुण है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण बेटा क्या होता है, एकदम सिंपल सरल भाषा में लिखेंगे, प्रकृति में स्थित प्रत्येक आवेशित वस्तु पर प्रकृति में स्थित प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश किसी निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से प्रदर्शित करते, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। क्वांटीकरण कहलाता है। लिखेंगे किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो कितना होगा, किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश हमारा होगा वो आवेश कितना होगा, Q बराबर NE, जहाँ N कितना होता है 1 2 3 4 N डॉट, और E क्या होता है मेरा, ऊपर E क्या होता है मेरा मूल आवेश, जिसका मान हमारा होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है 19 कूलम। भाई किसी तो भाई आवेश का क्वांटीकरण क्या कहलाया, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो किसी निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। इसे छोटे ई से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। और किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q बराबर NE। N क्या होगा, मल्टीपल्स 1 2 3 4 5 के मल्टीपल्स, यानी E के मल्टीपल्स होंगे वो भी पूर्ण गुणक 1 2 3 4 5, यानी ना तो 1/2 होगा ना पॉइंट में संख्या होगी, कैसी होगी एकदम पूर्ण होगी। और E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये मेरा E का मान होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं मूल आवेश।